प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। तो आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित एक कविता के बारे में, जिसका नाम है वसंत आया। जैसा कि आप जानते हैं, यह कविता आधुनिक काल के कवि रघुवीर सहाय द्वारा लिखी गई है। तो आइए इसके बारे में चर्चा प्रारंभ करते हैं। यद्यपि यह कविता हम कक्षा में पढ़ा चुके हैं, लेकिन कुछ छात्र हमारे जो विद्यालय नहीं आ पा रहे, उन्हें भी यह लाभ मिले, इसके लिए ये कविता यहाँ पे आपकी ऑनलाइन कक्षा में डाली जा रही है। तो प्रिय विद्यार्थियों, सर्वप्रथम यदि हम विचार करें कि इस कविता के बारे में मूल रूप से इसका प्रतिपाद्य, पूरी कविता का मुख्य प्रतिपाद्य यदि हम सोचें तो ये कहा जा सकता है कि इस कविता में कवि ने प्रकट किया है कि आज मनुष्य का प्रकृति से रिश्ता टूट गया है। वह प्रकृति के माध्यम से वसंत ऋतु के आगमन को अनुभव नहीं कर पा रहा। इसका पता उसे कैलेंडर से चलता है। ऋतु परिवर्तन पहले की भांति होते रहते हैं, जैसे कि पत्ते झड़ना, कोपलें फूटना, हवा बहना, ढाक दहकना। कोयल व भ्रमर मस्ती में झूमते हैं, पर हमारी निगाह उन पर नहीं पड़ती। तो वर्तमान जीवन शैली पर यह करारा व्यंग्य किया गया है। ये तो हुआ इसका मुख्य प्रतिपाद्य। लेकिन अब ये विचार करते हैं कि परीक्षा की दृष्टि से मुख्य जो बिंदु इस कविता के हैं, जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, कि वसंत की आगमन की सूचना कवि को कैसे मिली। तो इस कविता में आप देखेंगे कि वसंत आगमन की सूचना कवि को कैलेंडर से मिली, क्योंकि वसंत पंचमी की छुट्टी कैलेंडर में लिखी हुई थी। उन्होंने कुछ प्राकृतिक परिवर्तन देखे। सड़क पर पीले पीले पत्ते गिर गए थे। अशोक के पेड़ पर चिड़िया कुहुक सुनाई पड़ी थी। तो इन सभी कारणों में से जो भी आपका ऑप्शन MCQ में आता है, तो आप सोच समझकर इसका उत्तर देंगे। तो अगला विषय ये डिस्कस का है कि वसंत पंचमी के होने का क्या प्रमाण बताया गया है। तो आप इस कविता में देखेंगे कि कैलेंडर में उल्लेख होना और दफ्तर में अवकाश होना, ये दो प्रमाण वसंत पंचमी के कवि ने यहाँ पे दिए हैं। उनका कहना है कि आधुनिक जीवन शैली ने व्यक्ति को इतना आत्मपरक बना दिया है कि वसंत पंचमी का भी पता उन्हें कैलेंडर से लगा है। कुछ लाइनें इसमें आई हैं मुख्य, कि कोई 6 बजे सुबह गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चली गई। यह वर्णन कवि इसलिए करता है यहाँ पर कि वसंत के आगमन पर हवा में थोड़ी सी गर्मी आ जाती है। हवा अच्छी लगने लगती है, जैसे वह गर्म पानी में नहाकर आई हो। वह मस्ती में फिरकी सी आई और चली गई, और तभी कवि को एहसास हुआ कि वसंत आ गया है। यहाँ हवा का मानवीकरण कवि ने किया है, जो कि परीक्षा में कई बार पूछ लेते हैं। तो आप इस बात को ध्यान से समझें। एक लाइन और यहाँ पे विशेष रूप से आई है, और कविताएं पढ़ने रहने से यह पता था कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल, और आम बोर आवेंगे। इस प्रकार की, यानी मनुष्य प्रकृति से इतना दूर हो गया है कि कविताओं से ही वसंत का उल्लेख मिलता है कि वसंत के आने पर पलाश वन दहक उठेंगे, आम के पेड़ मंजरियों से लद जाएंगे। प्रकृति परिवर्तन का ज्ञान कविताओं से हो रहा है। तो इस बारे में कविता की एक चिंता है
कि मनुष्य और प्रकृति के बीच दूरी बढ़ती जा रही है। मनुष्य का प्रकृति के साथ रिश्ता टूट गया है, इसे कैसे पुनः स्थापित किया जाए। मानव प्रकृति के परिवर्तनों के प्रति निरपेक्ष बना रहता है। कोंपल फूटना, ढाक वन दहकना, भ्रमर गुंजार का पता न चलना, यह चिंताजनक विषय है। इस कविता की यदि भाषा शैली के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करें तो आप ये ध्यान देंगे कि इस कविता की भाषा में जीवन की विडंबना छिपी हुई है। देशज, तद्भव और क्रियाओं का भरपूर प्रयोग किया गया है। देशज शब्द जैसे चुरमुराए, पियराए, क्रिया जैसी आई हैं, इसमें दहर दहर दहकेंगे, अशोक, मदन महीना, पंचमी, नंदनवन जैसे परंपरा में रचे बसे जीवन अनुभव युक्त बिंबों और प्रतीकों का भी सुंदर प्रयोग इसमें किया गया है। काव्य सौंदर्य के बारे में यदि कोई प्रश्न आ सकता है तो आप ध्यान रखेंगे कि वसंत ऋतु के समय प्रकृति सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर किया गया है। पुनरुक्ति प्रकाश के कुछ उदाहरण इस पाठ में आए हैं, जैसे दहर दहर, रंग रस, अपना अपना। अनुप्रास भी यहाँ पर है, जैसे दहर दहर दहकेंगे, अपना अपना में अनुप्रास अलंकार भी है और पुनरुक्ति प्रकाश भी। बिंबों और प्रतीकों का बहुत सुंदर प्रयोग इसमें किया गया है और साहित्यिक दृष्टि से यदि विचार किया जाए तो यह नई कविता के अंतर्गत कविता मानी जाती है। यह एक छंद मुक्त रचना है, खड़ी बोली है और देशज, तद्भव और क्रियाओं का इसमें प्रयोग है, जैसा कि हमने पहले भी कहा है। धन्यवाद।